बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट टाइम हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी को पढ़ने से पहले एक जनरल एग्जांपल जो है वो दे देता हूं मैं आपको। सपोज हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास वाटर है। वाटर का लेवल कितना है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारे पास वाटर कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, या आप ऐसे कह सकते हैं 100 ग्राम। मैं कहता हूं 100 ग्राम। हमारे पास वाटर जो है वो कितना है 100 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, इसमें शुगर को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। हम क्या कर रहे हैं, इसमें शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। पहले शुगर मैंने डिसॉल्व की 10 ग्राम। 10 ग्राम शुगर मैंने डिसॉल्व की। इस मिक्सचर को हिलाया, मिक्स किया, शुगर उसमें डिसॉल्व हो गई। सॉल्वेंट जो है वो इसमें कांस्टेंट है, हमने सॉल्वेंट को चेंज नहीं करना। अब हम क्या करते हैं 10 ग्राम और शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं, वो भी उसमें क्या हो जाएगी डिसॉल्व हो जाएगी। फिर मैं क्या करता हूँ 10 ग्राम और शुगर को डिसॉल्व करता हूँ। अब जब मैं 10 ग्राम इंक्रीज कर रहा हूँ, शुगर का लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ, क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, तो वो शुगर क्या होगी, वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि सेटल डाउन हो जाएगी, इस सोल्यूशन के नीचे बैठ जाएगी। क्या मतलब कि हमने क्या कर लिया, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो कर लिया। इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ कितनी हो रही है 20 ग्राम शुगर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी। दोबारा देखें कि मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ साल्ट। लेट्स सपोज मैं कर रहा हूं कि 20 ग्राम ऑफ साल्ट 30 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रही है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हमने इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था डिटेल से। तो ये क्या चीज है, इसको हम क्या कहेंगे सॉल्युबिलिटी। ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या नाम देंगे सॉल्युबिलिटी का। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करें, उसको हम क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको सॉल्युबिलिटी। दोबारा देखें, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ग्राम of solvent to prepare a saturated solution is called, क्या कहेंगे उसको हम solubility। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। उर्दू में इसको कहते हैं हल पजीरी, जब कोई चीज किसी सॉल्यूशन में हल हो। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से जो है वो फैक्टर असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से अवामिल जो है वो सॉल्युबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब क्या है इसका, सिंपल सा मतलब है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप केमिस्ट्री में चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। उसको इजी वे में समझने की कोशिश किया करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करें। अब लाइक डिसॉल्व लाइक, सिंपल सी बात यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का सेम होना ज़रूरी है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम है, ठीक है, नेचर से क्या मुराद पोलर एंड नॉन पोलर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर सेम है तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज वो डिसॉल्व नहीं होंगे। टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन सॉल्वेंट द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सेम। उनकी नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब क्या, पहली एग्जांपल है पोलर डिसॉल्व इन पोलर। जो हमारे पास पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि शुगर है, ये हमारे पास पोलर है, अल्कोहल भी पोलर है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी इजीली। उसके अलावा जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्यूट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे पास ग्रीस और पेंट है, ये ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का सेम होना बहुत जरूरी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर जो है नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। जैसे हमारे पास पेंट है, ये नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है, ये कभी भी आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर हम कोशिश करेंगे पेंट को वाटर में डिसॉल्व करने की तो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, उस बीकर के नीचे बैठ जाएगा। तो पोलर नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं। तो पहला तो ये फैक्टर है लाइट डिसॉल्व लाइट। दूसरा फैक्टर है solubility and solute solvent interaction। solute solvent interaction यानी जब कोई भी solute solvent में डिसॉल्व हो रहा है तो solute और solvent के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको पढ़ने से पहले सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कैसे डिसॉल्व होता है ये हमने स्टडी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो आपने इसको इजी वे में समझने की कोशिश करनी है। अगर आप बुक से देख के रट्टा लगाओगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा होता है तो तीन इवेंट जो है उनका होना जरूरी है। तीन चीजों का होना जरूरी है जब भी कोई सॉल्यूट, मैं कहता हूं NaCl नमक है, नमक को पानी में हल करना है तो तीन चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, पहला क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट, कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट होना पड़ेगा, मैं कहता हूं ये हमारे पास है NaCl, ये हमारे पास सॉल्यूट है, नमक है, ये सॉल्यूट है। अब वो कह रहा है कि सॉल्यूट पार्ट, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में तब डिसॉल्व होगा जब सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मीन ये इनके दरमियान जो केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि सॉल्वेंट पार्टिकल मस्ट सेपरेट, सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी क्या होना पड़ेगा, सेपरेट होना पड़ेगा। कैसे सेपरेट होना पड़ेगा, जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है। आपको पता है कि इनके दरमियान जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये ब्रेक डाउन होंगी तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तीसरे नंबर पे वो कह रहा है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी, तब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब भी कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है तो फौरन आपके माइंड में ये तीन चीजें आनी चाहिए कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सेपरेट होना पड़ेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी ब्रेक डाउन होनी चाहिए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी, तब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी है, मैंने भी अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो दो तरह की होंगी, एक सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ डायग्राम पे, मतलब ये NaCl है सॉल्यूट और ये वाटर के मॉलिक्यूल, यानी NaCl वाटर में कैसे डिसॉल्व हो। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है तो दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्रिएट होती है। कौन कौन सी, सबसे पहली अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान, जैसे ये NaCl है, मैंने भी एग्जांपल दिया है कि इनके दरमियान भी क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। ठीक है, इनके दरमियान क्या है जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। अगर तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, ठीक है, किसके निस्बत, अच्छा दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस, सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, यानी NaCl और दूसरे NaCl के मॉलिक्यूल के दरमियान, ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी NaCl और वाटर के दरमियान दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। जैसे ये है, ये जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर, ये सारे NaCl के मॉलिक्यूल हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ। एक तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरी अट्रैक्टिव फोर्सेस
सल्यूट और सॉल्वेंट यानी NaCl और वाटर के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर सल्यूट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं, अगर ये वाली फोर्सेस जो हैं ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं किसकी निस्बत, इन फोर्सेस की निस्बत जो कि सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान पाई जाती हैं, तो इसका मतलब है कि सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रांग है, अगर सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रांग है यानी ये सल्यूट और ये सॉल्वेंट, अगर NaCl और वाटर के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि इफ सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस व्हिच सॉल्यूशन विल फॉर्म, क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो क्या आंसर है कि सल्यूट फोर्सेस अगर ताकतवर हैं, मजबूत हैं सल्यूट और सॉल्वेंट की निस्बत, तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पेपर में आता है, टेस्ट रिजल्ट में। अच्छा, अब ये मैं कहता हूं कि सल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हैं, सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, हम एग्जांपल लेते हैं NaCl यानी नमक की। सबसे सिंपल एग्जांपल है, नमक को पानी में हल किया जाए। अब क्या होगा जब नमक को पानी में हल करेंगे, आपको पता है कि नमक जो है NaCl उसका क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, क्रिस्टलेटिक। इसको मैं पहले भी कई लेक्चर्स में डिस्क्राइब कर चुका हूं। क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर आयन जो है वो अपोजिट चार्ज आयन से सराउंड होता है। जैसे ये है पॉजिटिव आयन, इसके इधर नेगेटिव आयन, इसके इधर नेगेटिव आयन, इस पॉजिटिव के इधर नेगेटिव, इस पॉजिटिव के इधर नेगेटिव। ठीक है, ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन इन सच अ वे दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो ये बात कर रहा है कि सल्यूट, हाँ जी, अब वो क्या कह रहा है कि सल्यूट के पार्टिकल इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो मच स्ट्रॉन्गर यानी वो काफी स्ट्रांग होती हैं। आप देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी ये क्रिस्टल की फॉर्म बना रहे हैं, तो इनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। अब होता क्या है, जब हम इसके अंदर ये NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये शुगर है ना, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे NaCl है, NaCl को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड NaCl स्ट्रॉन्गर। सबसे पहला काम क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं, जब हम सल्यूट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, सल्यूट के पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वाटर का जो नेगेटिव पोल है, नेगेटिव डाइपोल, वो सल्यूट के पॉजिटिव डाइपोल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरह जो वाटर का पॉजिटिव पार्ट वाला हिस्सा है वो सल्यूट के नेगेटिव पार्ट वाले हिस्से को अट्रैक्ट करेगा। अब आप यहाँ पे पहले देख लें कि नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव कौन सा है। सल्यूट जो है NaCl है हमारे पास, ठीक है, तो Na पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, वाटर है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक में जहां पे बात करूंगा ना पॉजिटिव, सल्यूट का पॉजिटिव पार्ट वाला हिस्सा, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि पॉजिटिव पार्ट वाला हिस्सा सोडियम है। अगर मैं कहूंगा सल्यूट का नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा, तो वो कौन सा है, क्लोरीन। अगर मैं कहूंगा कि वाटर का पॉजिटिव पार्ट वाला हिस्सा, तो वो हाइड्रोजन है, और वाटर का पार्शियल नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा, तो वो ऑक्सीजन है। अब वो क्या करेगा, जब वाटर, सल्यूट को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा कि उसका पार्शियल नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा सल्यूट के पार्शियल पॉजिटिव पार्ट वाले हिस्से के सामने आ जाएगा और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। इस तरह से वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा है वो सल्यूट के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसके सामने आ जाएगा। इस तरह से अरेंज होगा कि उसके सामने आ जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं ये इतनी ज्यादा, ये देखिए, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट, partial positive end of water molecule attract chlorine and partial negative end of water molecule attract sodium ion.
ठीक है, समझ लगी। अपोजिटली चार्ज आयन एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब वो क्या करें कि ये वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी सल्यूट और सॉल्वेंट की कि ये जो सल्यूट के दरमियान केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो इसके दरमियान केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये जो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, आयन डाइपोल attraction stronger enough that water molecules pull apart sodium chloride from their position, कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम क्लोराइड को अपनी पोजीशन से हटा देगा, उसको पुल कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है, और ये सोडियम क्लोराइड का जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव सल्यूट के पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से को अलग से सराउंड कर लेंगे और वाटर का जो जो सल्यूट के नेगेटिव पार्ट वाले हिस्से को वाटर के मॉलिक्यूल पुल करके सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे और उसको अलग से क्या कर लेंगे, अपने अंदर डिसॉल्व। इस तरह से वाटर जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल को अलग से डिसॉल्व करेगा और नेगेटिव पार्टिकल को अलग से क्या करेगा, अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये सोडियम है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला, तो वाटर के जो नेगेटिव पार्ट वाले हिस्से उन्होंने इसको क्या किया हुआ, अपने तरफ अट्रैक्ट किया हुआ। इस तरह से करके ये क्या करेंगे, इसको अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे। इस तरह से जो ये क्लोरीन वाला है नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा, इसको वाटर के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से क्या करेंगे, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके दरमियान अट्रैक्शन क्रिएट होगी। इस तरह से ये क्या होगा कि ये भी नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा वाटर में अलग से डिसॉल्व हो जाएगा। तो दोबारा से रिव्यू देखें, थोड़ा सा इजी वे में दोबारा एक बार समझ लें कि सोलबिलिटी क्या होती है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution. Like dissolve like mean solute और solvent की नेचर का सेम होना जरूरी है। पोलर में डिसॉल्व, नॉन पोलर में, और पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता। सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में मैंने आपको बताया कि कोई भी सल्यूट सॉल्वेंट में तब डिसॉल्व होगा जब ये तीन चीजें होंगी, ये तीन इवेंट्स होंगे, तब सल्यूट कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट होंगे, सल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट होना जरूरी है, सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस का होना जरूरी है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, एक सल्यूट और सल्यूट के दरमियान। अगर तो सल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, तो सल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। आगे NaCl की एग्जांपल मैंने क्या कहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल NaCl के सामने इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं कि वाटर का पार्शियल नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा सल्यूट के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्से के सामने आ जाएगा और एक अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी मजबूत हो जाएंगी कि वो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देंगी, उनका केमिकल बॉन्ड ब्रेक कर देंगी और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हिस्से को पुल कर लेंगी, अपनी पोजीशन से हटा लेंगी और पॉजिटिव पार्ट वाला हिस्सा अलग से वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व हो जाएगा और नेगेटिव वाला अलग। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इसके अंदर से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के लिए किन इवेंट्स का होना जरूरी है, या अगर सल्यूट फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है या नहीं होती। तो ये आज का लेक्चर था, होप सो आपको लेक्चर समझ में आएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।